नमस्कार। सुन लो यूपीएससी के सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार। आज हम मध्यकालीन भारत के एक बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की। वो दौर मतलब लगभग 900 से 1200 ईस्वी का समय, जब दक्षिण भारत में चोलों का परचम लहरा रहा था। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं थी। इनका प्रभाव, इनकी कला, इनका प्रशासन, इनका असर बहुत दूर तक गया। हाँ, और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये टॉपिक मतलब एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स हो या मेंस, चोल एडमिनिस्ट्रेशन, उनका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उनकी नेवल पावर, आर्ट एंड कल्चर, सवाल बनते ही बनते हैं। सही कहा। खासतौर पर उनका जो स्थानीय स्वशासन है, वो तो मतलब आज भी स्टडी किया जाता है। और उनकी नेवी, उस जमाने में इतनी शक्तिशाली नेवी होना कमाल की बात है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि चोल साम्राज्य से जुड़े हर पहलू को बिल्कुल बारीकी से समझें। उनकी शुरुआत से लेकर उनके महान शासक, उनका यूनिक गवर्नेंस मॉडल, उनकी अद्भुत सांस्कृतिक विरासत, सब कुछ। जी, कोशिश करेंगे कि इस चर्चा के बाद चोल एम्पायर से जुड़ा कोई कंफ्यूजन बाकी न रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सफर। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले चोलों के उदय से ठीक पहले की तस्वीर क्या थी? मतलब 6वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण भारत में कौन-कौन सी मुख्य शक्तियां थी? देखिए, चोलों के एकदम से पावर में आने से पहले दक्षिण भारत में कई महत्वपूर्ण राज्य थे। अगर हम तमिलनाडु वाले इलाके की बात करें तो वहां मुख्य रूप से पल्लव और पांड्य थे। पल्लव और पांड्य। ठीक है। ठीक है। जी, और केरल वाले क्षेत्र में चेरों का शासन था। और थोड़ा ऊपर मतलब दक्कन या आज के महाराष्ट्र वाले इलाके में चालुक्यों का दबदबा था। चालुक्य, हाँ, इनका नाम तो सुना है। बिल्कुल। और चालुक्यों में एक राजा हुए पुलकेशन द्वितीय। इनका नाम याद रखना जरूरी है। पुलकेशिन द्वितीय। क्यों? क्योंकि इन्होंने उत्तर भारत के महान सम्राट हर्ष यानी हर्षवर्धन को हराया था। हर्ष दक्षिण की तरफ अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें नर्मदा नदी के पास रोक दिया। ये एक बड़ी घटना थी उस समय की। अच्छा, मतलब दक्षिण ने उत्तर के सम्राट को रोक दिया। इंटरेस्टिंग। जी, फिर से दोहराते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया। ये दिखाता है कि उस समय दक्षिण के राज्य कितने शक्तिशाली थे। और आपने पल्लवों और पांड्यों की नौसेना का भी जिक्र किया था। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पल्लवों और पांड्यों दोनों के पास काफी मजबूत नेवी थी। मतलब सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समुद्र पर भी उनकी पकड़ थी। तो इस नेवी का क्या इस्तेमाल होता था? सिर्फ लड़ाई के लिए? नहीं, लड़ाई तो थी ही, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण था व्यापार। उन्होंने अपनी नेवी का इस्तेमाल करके दक्षिण पूर्व एशिया और यहाँ तक कि चीन के साथ भी व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बनाए। अच्छा, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज। जी, धर्म का भी प्रसार हुआ। और इन्हीं नेवीज के दम पर उन्होंने श्रीलंका के कुछ हिस्सों पर हमला किया और कुछ समय के लिए वहां शासन भी किया। तो ये वो बैकग्राउंड था जिसमें चोल धीरे धीरे उभर रहे थे। बिल्कुल, ये सारी शक्तियां थीं, आपस में लड़ाइयां भी चल रही थीं, लेकिन एक तरह का पावर बैलेंस भी था। और इसी माहौल में 9वीं शताब्दी में चोलों का सितारा चमकना शुरू हुआ। तो अब आते हैं सीधे चोलों पर। इनकी शुरुआत कैसे हुई? किसने रखी इस महान साम्राज्य की नींव? चोल साम्राज्य के जो संस्थापक माने जाते हैं वो थे विजयालय। नाम याद रखिएगा, विजयालय। विजयालय, ठीक है। ये कौन थे? क्या ये किसी बड़े राजवंश से थे? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि वो शुरू में पल्लवों के सामंत थे, फ्यूडेटरी जिसे कहते हैं। मतलब पल्लव राजा के अधीन एक छोटा शासक। ओह, मतलब एक सामंत से शुरुआत हुई। जी, और उन्होंने मौके का फायदा उठाया। लगभग 850 ईस्वी में, दोहराता हूं, 850 ईस्वी में उन्होंने तंजावुर पर कब्जा कर लिया। तंजावुर या तंजौर एक ही बात है। तंजावुर 850 ईस्वी, ये महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण। यहीं से चोलों की स्वतंत्र सत्ता की शुरुआत हुई। विजयालय ने नींव रख दी थी। नींव तो रख दे, अब इस पर इमारत कैसे बनी? विस्तार कैसे हुआ? विजयालय के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने इस काम को आगे बढ़ाया। 9वीं शताब्दी के अंत तक आते आते चोल इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने अपने पुराने आकाओं यानी कांची के पल्लवों को हरा दिया। पल्लवों को हरा दिया? हाँ, और सिर्फ पल्लवों को ही नहीं, उन्होंने पांड्यों को भी काफी कमजोर कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जो दक्षिणी तमिल देश था, मतलब तमिलनाडु का दक्षिणी हिस्सा, वो लगभग पूरा का पूरा चोलों के कंट्रोल में आ गया। वाह, मतलब शुरुआत के कुछ ही दशकों में इतनी बड़ी कामयाबी? जी, लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। उत्तर में एक और बड़ी शक्ति थी जिनसे इनका टकराव हुआ। राष्ट्रकूट?
जिनकी बात हमने पिछले एपिसोड में की थी। बिल्कुल। राष्ट्रकूट उस समय दक्कन में बहुत शक्तिशाली थे और चोलों को उनसे अपनी स्थिति बचाने में काफी मुश्किल हुई। क्या हुआ था राष्ट्रकूटों के साथ? राष्ट्रकूट राजा थे कृष्ण तृतीय, नाम याद रखें, कृष्ण तृतीय। बहुत महत्वाकांक्षी शासक थे। उन्होंने चोल राजा को एक युद्ध में हराया, और सिर्फ हराया ही नहीं बल्कि चोल साम्राज्य के उत्तरी हिस्से पर, मतलब तोंदाई मंडलम या कांशी वाले इलाके पर कब्जा भी कर लिया। ओह, ये तो बहुत बड़ा झटका लगा होगा चोलों को। हाँ, ये एक सीरियस सेटबैक था। उनकी जो बढ़त थी वो रुक सी गई। ऐसा लगा कि शायद चोल साम्राज्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर वापसी कैसे हुई? राष्ट्रकूट तो बहुत ताकतवर थे। किस्मत ने साथ दिया, कह सकते हैं। 965 ईस्वी में, दोहराता हूँ, 965 ईस्वी, कृष्ण तृतीय की मृत्यु हो गई। अच्छा, कृष्ण तृतीय की मृत्यु। जी, और उनकी मृत्यु के बाद राष्ट्रकूट साम्राज्य में अंदरूनी समस्याएं शुरू हो गईं। वो कमजोर पड़ने लगा, उसका पतन शुरू हो गया। और चोलों ने इस मौके का फायदा उठाया। बिल्कुल। जैसे ही राष्ट्रकूट कमजोर हुए, चोलों ने बहुत तेजी से वापसी की। न सिर्फ उन्होंने अपना खोया हुआ उत्तरी इलाका वापस हासिल किया, बल्कि अब वो और भी ज्यादा ताकत के साथ आगे बढ़ने लगे। ये एक तरह से चोलों का रिसर्जेंस था। तो कृष्ण तृतीय की मृत्यु एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई चोलों के लिए। हाँ, कह सकते हैं। इसने चोलों के लिए रास्ता खोल दिया, और यहीं से उनके सबसे शानदार दौर की भूमिका तैयार हुई। और वो शानदार दौर जुड़ा है दो नामों से, राजराजा प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम। Here's where it gets really interesting. पहले राजराजा प्रथम के बारे में बताइए। राजराजा प्रथम, इनका शासनकाल था 985 से 1014 ईस्वी तक। फिर से राजराजा प्रथम, 985-1014। निसंदेह ये चोल वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे, शायद सबसे महान। क्या खास था इनके शासनकाल में? सैन्य विजय। हाँ, सैन्य विजय तो कमाल की थी। उन्होंने दक्षिण में अपनी ताकत को कंसोलिडेट किया, त्रिवेंद्रम के पास चेर नौसेना को नष्ट किया, क्विलोन कोल्लम पर हमला किया, मधुरै पर कब्जा किया और पांड्य राजा को बंदी बना लिया। समुद्र पार देखा, श्रीलंका पर आक्रमण किया। पूरे श्रीलंका पर? नहीं, पूरे पर नहीं। उन्होंने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया। याद रखें, उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा, ये एक बड़ी उपलब्धि थी। हाँ, उस जमाने में समुद्र पार जाकर कब्जा करना आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। और इन विजयों के पीछे, खासकर समुद्री विजयों के पीछे, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एंगल था। इकोनॉमिक एंगल मतलब ट्रेड, व्यापार। कोरोमंडल तट, तमिलनाडु का तट, और मालाबार तट, केरल का तट, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। राजा चाहते थे कि इस पूरे ट्रेड पर चोलों का कंट्रोल हो। श्रीलंका और मालदीव पर कब्जा इसी रणनीति का हिस्सा था। अच्छा, तो ये सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, बल्कि ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल करना था। एग्जैक्टली। उन्होंने मालदीव पर भी विजय प्राप्त की। दोहराता हूं, मालदीव पर भी। इसके अलावा कर्नाटक में गंगा साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से और वेंगी, आंध्र का क्षेत्र पर भी अपना अधिकार जमाया। मतलब एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया उन्होंने। कमाल है। और प्रशासन के लिहाज से कुछ खास किया उन्होंने? हाँ, एक बहुत ही दूरदर्शिता वाला काम किया। उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपने बेटे राजेंद्र प्रथम को युवराज घोषित कर दिया और प्रशासन में सक्रिय भूमिका दी। अच्छा, मतलब जीते जी ही सत्ता सौंपने की तैयारी? सौंपने की नहीं, बल्कि तैयार करने की। इससे राजेंद्र प्रथम को प्रशासन चलाने और युद्ध लड़ने का प्रैक्टिकल अनुभव मिला, जब राजा खुद मौजूद थे गाइड करने के लिए। ये एक बहुत स्मार्ट मूव था, जिसने सत्ता के ट्रांजिशन को स्मूथ बनाया। ये वाकई दूर की सोच थी। तो अब आते हैं राजेंद्र प्रथम पर। इन्होंने अपने पिता की विरासत को कैसे आगे बढ़ाया? राजेंद्र प्रथम, शासनकाल 1014 से 1044 ईस्वी। फिर से राजेंद्र प्रथम, 1014-1044। इन्होंने अपने पिता की विस्तारवादी नीति को और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से और भी बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया। चोल साम्राज्य इनके समय में अपने चरम पर पहुंच गया। और क्या क्या किया इन्होंने? पिता ने तो पहले ही बहुत कुछ जीत लिया था। पिता ने जो नींव रखी थी, इन्होंने उस पर शानदार इमारत खड़ी की। जैसे पांड्या और चेरा देशों को, जिन्हें राजा ने सिर्फ कमजोर किया था या हराया था, राजेंद्र ने उन्हें पूरी तरह से जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। मतलब अब वो स्वतंत्र राज्य नहीं रहे, चोल एम्पायर का हिस्सा बन गए। ओह, पूरी तरह से विलय। जी। और श्रीलंका की बात करें तो राजा ने सिर्फ उत्तरी हिस्सा जीता था। राजेंद्र ने श्रीलंका की विजय पूरी की, मतलब पूरे द्वीप पर चोलों का कब्जा हो गया। पूरे श्रीलंका पर? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ,
और सिर्फ कब्जा ही नहीं किया, वहां के राजा और रानी को युद्ध में बंदी बनाया गया। उनके शाही मुकुट और जो भी राजसी चिन्ह थे उन पर कब्जा कर लिया। और श्रीलंका लगभग 50 सालों तक चोल नियंत्रण में रहा। दोहराता हूं, श्रीलंका पूरी तरह विजित और लगभग 50 साल तक चोल नियंत्रण में रहा। सोचिए, उस जमाने में समुद्र पार इतने बड़े द्वीप पर इतने लंबे समय तक कंट्रोल बनाए रखना। ये तो अविश्वसनीय लगता है। नौसेना कितनी मजबूत रही होगी इनकी। बिल्कुल। उनकी नौसेना उस समय शायद दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक थी। अपनी विजयों को यादगार बनाने के लिए इन्होंने क्या किया? अपने मंदिरों का जिक्र किया था। हाँ, राजे राजा और राजेंद्र दोनों ने ही अपनी जीतों की याद में और शायद अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए भी कई शानदार शिव और विष्णु मंदिर बनवाए। इनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर, हाँ, ये तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है शायद। जी हाँ, इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं क्योंकि इसे राजराजा प्रथम ने बनवाया था। ये 1010 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। याद रखें, बृहदीश्वर मंदिर, तंजावुर, 1010 ईस्वी। ये द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। और आपने शिलालेखों की बात भी कही थी। हाँ, ये चोलों की एक और खासियत थी। उन्होंने मंदिरों की दीवारों पर बहुत लंबे लंबे विस्तृत शिलालेख खुदवाने की प्रथा शुरू की। इन शिलालेखों में सिर्फ धार्मिक बातें नहीं होती थी, बल्कि राजा की विजयों का, उसके कामों का एक तरह से पूरा ऐतिहासिक ब्यौरा होता था। इन्हें प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति? जी। और इन्हीं प्रशस्तियों की वजह से हमें चोलों के बारे में, उनके राजाओं के बारे में, उनके युद्धों के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में इतनी डिटेल्ड जानकारी मिलती है जितनी उनके पहले के राजाओं के बारे में नहीं मिलती। ये हिस्टोरियंस के लिए सोने की खान की तरह है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब उन्होंने अपना इतिहास खुद ही लिखवाया एक तरह से। बिल्कुल, पत्थरों पर लिखवाया, जो आज भी मौजूद है। अब आते हैं राजेंद्र प्रथम के उन 2 अभियानों पर जिनका जिक्र बहुत होता है। एक उत्तर भारत में गंगा घाटी तक और दूसरा श्री विजय पर। इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए, ये क्यों इतने खास माने जाते हैं? ये दोनों अभियान राजेंद्र प्रथम की सैन्य शक्ति और उनकी महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा थे। पहले बात करते हैं गंगा अभियान की। ये लगभग 1022 ईस्वी के आसपास हुआ। तारीख याद रखें, गंगा अभियान लगभग 1022 ईस्वी। हाँ, गंगा अभियान मतलब दक्षिण से उत्तर में गंगा नदी तक। हाँ, चोल सेना कलिंग, आज का उड़ीसा, से होते हुए बंगाल तक पहुंच गई और वहां उन्होंने 2 स्थानीय राजाओं को हराया भी। ये अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि थी। सोचिए, दक्षिण से चलकर उत्तर भारत में गंगा के मैदानों तक सेना ले जाना और जीत हासिल करना। ये तो वाकई कमाल है। क्या राजेंद्र खुद गए थे? नहीं, ये अभियान एक चोल सेनापति के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन इसका श्रेय राजेंद्र को ही जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस सेना ने लगभग उसी रास्ते का अनुसरण किया जो सदियों पहले समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण विजय अभियान के लिए अपनाया था, बस उल्टी दिशा में। ओह, समुद्रगुप्त के रास्ते पर उल्टा। जी। और इस शानदार जीत के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने एक उपाधि धारण की, गंगई कोंड चोल। गंगई कोंड चोल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गंगा को जीतने वाला चोल। याद रखें, गंगई कोंड चोल उपाधि और उसका अर्थ। और सिर्फ उपाधि ही नहीं ली, उन्होंने इस जीत की याद में कावेरी नदी के मुहाने के पास एक नई राजधानी भी बसाई। नई राजधानी? उसका नाम क्या था? उसका नाम भी इसी उपाधि पर रखा गया, गंगई कोंड चोलपुरम, मतलब गंगा विजेता चोल का शहर। नाम और अर्थ दोनों याद रखें, गंगई कोंड चोलपुरम। आज ये एक छोटा सा गांव है, लेकिन उस समय ये एक भव्य राजधानी रही होगी। अद्भुत। मतलब गंगा तक विजय और उसी नाम पर उपाधि और नई राजधानी। जी, लेकिन इससे भी ज्यादा उल्लेखनीय, मतलब इससे भी ज्यादा रिमार्केबल था उनका श्री विजय साम्राज्य पर नौसैनिक अभियान। श्री विजय, ये कहाँ था? श्री विजय साम्राज्य उस समय दक्षिण पूर्व एशिया में एक बहुत बड़ी शक्ति था। 10वीं शताब्दी में ये दोबारा उभरा था। इसका कंट्रोल मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और आसपास के द्वीपों पर था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये चीन जाने वाले समुद्री रास्ते को कंट्रोल करते थे। अच्छा, मतलब मैरिटाइम ट्रेड रूट पर इनका दबदबा था। बिल्कुल। अब हुआ ये कि श्री विजय के जो शासक थे शैलेंद्र वंश के, वो बौद्ध थे और उनके चोलों से पहले अच्छे संबंध थे। बल्कि एक शैलेंद्र शासक ने तो नागपट्टनम, तमिलनाडु में एक बौद्ध मठ भी बनवाया था और राजेंद्र प्रथम ने उस मठ के रखरखाव के लिए एक पूरा गांव दान में दिया था। तो फिर हमला क्यों किया जब संबंध अच्छे थे? सही कारण तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतिहासकारों का अनुमान है कि शायद चीन के साथ जो व्यापार होता था
उसमें श्रीविजय वाले कुछ रुकावटें डाल रहे थे। या शायद चोल शासक चाहते थे कि इस पूरे रूट पर उनका पूरा कंट्रोल हो, ताकि भारतीय व्यापारियों को कोई दिक्कत न हो, उन्हें पूरी सुरक्षा और सुविधा मिले। मतलब ट्रेड वॉर जैसा कुछ कह सकते हैं, या ट्रेड रूट पर डोमिनेंस की लड़ाई। तो लगभग 1025 ईस्वी के आसपास, तारीख नोट करें, श्रीविजय अभियान, लगभग 1025 ईस्वी, चोल नौसेना ने श्रीविजय पर हमला बोल दिया। नौसेना ने? मतलब ये पूरी तरह से नेवल एक्सपीडिशन था? जी हाँ, और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। चोल नेवी ने कादार्म, जिसे आज कैदा कहते हैं, मलेशिया में, और मलाय प्रायद्वीप और सुमात्रा में कई और जगहों पर जीत हासिल की। ये दिखाता है कि उनकी नौसेना कितनी विशाल और शक्तिशाली थी। कितनी दूर तक जाकर उन्होंने ऑपरेशन किया? इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि चोल नौसेना उस पूरे क्षेत्र में, मतलब बंगाल की खाड़ी और उससे आगे हिंद महासागर में, सबसे शक्तिशाली नौसेना बन गई। और कुछ समय के लिए तो स्थिति ये हो गई कि बंगाल की खाड़ी को चोल झील कहा जाने लगा। चोल झील मतलब पूरा कंट्रोल? हाँ, ये फ्रेज इस्तेमाल होता है उनके प्रभुत्व को दिखाने के लिए। इस टर्म के महत्व को समझें। चोल झील ये चोलों की नेवल सुप्रीमेसी का प्रतीक है। तो चोलों का प्रभाव भारत से निकलकर पूरे दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। चीन के साथ उनके रिश्ते कैसे थे? आपने व्यापार का जिक्र किया। हाँ, चीन के साथ उनके संबंध काफी महत्वपूर्ण थे। चोल शासकों ने कई बार अपने दूतावास चीन भेजे। ये मिशंस पार्टली डिप्लोमेटिक होते थे, पार्टली कमर्शियल, मतलब राजनयिक भी और व्यापारिक भी। अच्छा, दूतावास भेजे जाते थे। जी, एक उदाहरण मिलता है 7077 ईस्वी का। हालांकि ये बाद के चोल शासक के समय हुआ। 70 व्यापारियों का एक बड़ा डेलीगेशन चीन पहुंचा था। और चीनी रिकॉर्ड्स के अनुसार उन्हें ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि के बदले में बहुत सारा कीमती सामान मिला। ट्रिब्यूट मतलब चोल चीन को ट्रिब्यूट देते थे। देखिए, ये चीन का अपना नजरिया था। चीनी शासक खुद को सबसे बड़ा मानते थे, तो बाहर से आने वाले किसी भी उपहार या व्यापारिक मिशन को वो ट्रिब्यूट ही कहते थे। लेकिन असल में ये व्यापार था। चोल व्यापारियों को उस ट्रिब्यूट के बदले में लगभग 4 लाख रुपए से ज्यादा कीमत का सामान मिला था, जैसे कांच के बर्तन, कपूर, ब्रोकेड, जरी वाले कपड़े, गैंडे के सींग, हाथी दांत वगैरह। तो ये एक फायदेमंद एक्सचेंज था। समझ गई। मतलब ये चीन का अपना टर्म था, असल में ये ट्रेड था। बिल्कुल। लेकिन चोलों की कहानी में सिर्फ विजय और व्यापारी नहीं है, लगातार युद्ध भी हैं। हाँ, आपने कल्याणी के चालुक्यों का जिक्र किया था। उनसे संघर्ष चलता रहा। हाँ, राष्ट्रकूटों के बाद दक्कन में कल्याणी के चालुक्य सत्ता में आए और चोलों का उनके साथ लगातार, मतलब निरंतर युद्ध चलता रहा। ये एक लंबी और थका देने वाली दुश्मनी थी। ये लड़ाई किस बात पर थी? मुख्य रूप से 3 इलाकों पर प्रभुत्व के लिए। एक तो वेंगी, जो आज के आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र है। दूसरा तुंगभद्रा नदी का दोआब, जो बहुत उपजाऊ इलाका था। और तीसरा उत्तर पश्चिमी कर्नाटक का क्षेत्र। इन इलाकों पर कंट्रोल के लिए दोनों शक्तियां आपस में भिड़ती रहीं। क्या कोई निर्णायक जीत हुई किसी की? नहीं, यही समस्या थी। कभी चोल भारी पड़ते, कभी चालुक्य। कोई भी दूसरे को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया। और इन लगातार युद्धों ने दोनों ही राज्यों को बहुत नुकसान पहुंचाया, उन्हें थका दिया, रिसोर्सेज बर्बाद हुए। और आपने ये भी कहा था कि ये युद्ध समय के साथ और क्रूर होते गए। हाँ, दुर्भाग्य से ये सच है। जैसे जैसे संघर्ष लंबा खिंचता गया, युद्ध के तरीके और बर्बर होते गए। चोल शासकों ने चालुक्यों के शहरों को लूटा, जैसे उनकी राजधानी कल्याणी को। और सिर्फ लूटा ही नहीं, बल्कि आम लोगों का नरसंहार किया गया। रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि इन नरसंहारों में ब्राह्मण और बच्चे भी शामिल थे। ओह, ये तो बहुत दुखद है। जी, इसी तरह उन्होंने पांड्य देश में भी काफी सख्ती बरती। वहां अपनी सैन्य चौकियां या कॉलोनियां बसाईं। श्रीलंका की जो प्राचीन राजधानी थी अनुराधापुर, उसे नष्ट कर दिया गया। वहां के राजा और रानी के साथ भी कठोर व्यवहार किया गया। तो ये जीत का एक डार्क साइड है, जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पावर अक्सर क्रूरता भी लाती है। हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि महान साम्राज्यों के पीछे ऐसी कहानियां भी छिपी होती हैं। बिल्कुल, इतिहास सिर्फ गौरव गाथा नहीं होता। तो इतना शक्तिशाली साम्राज्य, जिसने इतनी विजय हासिल की, इतना विस्तार किया, आखिर इसका पतन कैसे हुआ? ये कमजोर कैसे पड़ गया? देखिए, कोई भी साम्राज्य हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उतार चढ़ाव आते हैं। चोल साम्राज्य 12वीं शताब्दी तक तो काफी फलता फूलता रहा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 13वीं शताब्दी की शुरुआत से इसका पतन शुरू हो गया। क्या कारण थे? कई कारण थे। एक तो लगातार युद्ध,
खासकर चालुक्यों के साथ, जिनसे वो कमजोर हो रहे थे। फिर आंतरिक समस्याएं भी रही होंगी, उत्तराधिकार के झगड़े, सामंतों का ज्यादा ताकतवर हो जाना, और लगभग उसी समय जब चोल कमजोर हो रहे थे, उनके पुराने दुश्मन कल्याणी के चालुक्य, उनका भी अंत हो गया। अच्छा, चालुक्यों का भी पतन हो गया। हाँ, तो दक्षिण भारत में एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया, और इस वैक्यूम को भरा नई शक्तियों ने। कौन सी नई शक्तियां? दक्षिण में तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पांड्य फिर से शक्तिशाली हो गए, और कर्नाटक में होयसलों का उदय हुआ, और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में यादव और काकतीय उभर कर आए। तो चोलों और चालुक्यों की जगह नए राज्यों ने ले ली। जी, इन राज्यों ने भी कला और वास्तुकला को काफी संरक्षण दिया। इनके समय में भी काफी विकास हुआ, लेकिन इनमें भी एक बड़ी समस्या थी। क्या? ये आपस में ही लड़ते रहते थे। पांड्य, होयसल, यादव, काकेतीय, ये सब आपस में लड़ लड़कर कमजोर हो गए। इन्होंने भी एक दूसरे के शहरों को लूटा, यहां तक कि मंदिरों को भी नहीं बख्शा। ओह, मतलब इतिहास खुद को दोहरा रहा था। कुछ हद तक। और इस आपसी लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि जब उत्तर भारत से एक बड़ी ताकत आई, तो ये उसका मुकाबला नहीं कर पाए। दिल्ली सल्तनत। हाँ, 14वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने दक्षिण पर आक्रमण किया और इन सभी राज्यों को एक एक करके नष्ट कर दिया। इस तरह चोलों के पतन के बाद उभरी ये शक्तियां भी खत्म हो गई। तो ये थी चोल साम्राज्य के उत्थान और पतन की कहानी। अब आते हैं उनके प्रशासन पर, खासकर वो चीज जिसके लिए चोल सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उनका स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये यूपीएससी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिल्कुल, इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। तो पहले ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। केंद्रीय प्रशासन कैसा था, राजा की क्या भूमिका थी? देखिए, चोल प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तो राजा ही था। सारी सत्ता उसी के हाथ में केंद्रित थी। वही सुप्रीम कमांडर था, वही चीफ जस्टिस था एक तरह से। लेकिन क्या वो अकेले ही सब कुछ करता था? नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी सलाह के लिए मंत्रियों की एक परिषद होती थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन अंतिम फैसला राजा का ही होता था। राजा प्रशासन सही से चल रहा है या नहीं, ये देखने के लिए अक्सर दौरे पर भी जाते थे, मतलब सीधे जनता से जुड़ने की या जमीनी हकीकत जानने की कोशिश भी होती थी। और सेना, जाहिर है इतनी विजयों के लिए सेना तो मजबूत रही होगी। हाँ, उनकी सेना काफी बड़ी और सुव्यवस्थित थी। इसमें हाथी सेना, गज, घुड़सवार सेना, अश्व और पैदल सेना, पदाती, तीनों शामिल थे। पैदल सैनिक आमतौर पर भालों से लैस होते थे। और राजा की अपनी सुरक्षा के लिए? राजा के अपने निजी अंगरक्षक होते थे, बहुत लॉयल। ये लोग शपथ लेते थे कि वो अपने जीवन की कीमत पर भी राजा की रक्षा करेंगे। अच्छा, मतलब जान दे देंगे राजा के लिए? हाँ, ऐसी शपथ होती थी। एक वेनेशियन यात्री था, मार्को पोलो, उसमें केरल के बारे में लिखा है, हालांकि ये चोलों के बाद की बात है और शायद थोड़ी अतिशयोक्ति भी हो, कि जब राजा की मृत्यु होती थी तो उसके कुछ अंगरक्षक उसकी चिता पर कूदकर आत्मदाह कर लेते थे। ये दिखाता है कि राजा के प्रति वफादारी का कॉन्सेप्ट कितना गहरा था। बाप रे, ये तो जबरदस्त लॉयल्टी है। और नौसेना, उसका तो हमने जिक्र किया ही। जी, नौसेना बहुत मजबूत थी। उसने माराबार और कोरोमंडल तटों पर और कुछ समय के लिए तो जैसा हमने कहा पूरी बंगाल की खाड़ी पर अपना दबदबा बनाए रखा। ये उनकी ताकत का एक बड़ा आधार थी। ये तो हुई केंद्र की बात। अब प्रांतों और स्थानीय स्तर पर क्या व्यवस्था थी? पूरा साम्राज्य मंडलों में बटा हुआ था। मंडलम मतलब प्रांत, प्रोविंस। मंडलम, ठीक है। कभी कभी इन मंडलों का गवर्नर राजा के बेटों यानी राजकुमारों को ही बना दिया जाता था। और अधिकारियों को सैलरी कैसे मिलती थी? अधिकारियों को अक्सर कैश सैलरी की जगह रेवेन्यू असाइनमेंट्स दिए जाते थे। मतलब किसी इलाके का राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया, उसी से उनका खर्चा चलता था। अच्छा, जागीर जैसा सिस्टम। कुछ वैसा ही कह सकते हैं। फिर मंडलों को आगे वलनाडु में बांटा गया था और वलनाडु को नाडु में। मंडलम, फिर वलनाडु, फिर नाडु, ये हायरार्की है। जी, मंडलम प्रांत, वलनाडु नाडु। नाडु जो था वो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी। इसमें कई गांव शामिल होते थे और अक्सर इन गांवों में रहने वालों के बीच रिश्तेदारी या किनशिप टाइज भी होते थे। नाडु मतलब गांवों का समूह। हाँ, और चोल काल में नाडुओं की संख्या काफी बढ़ी। कैसे बढ़ी? सरकार ने कृषि के विस्तार पर बहुत जोर दिया। जंगलों को साफ करके, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर नई खेती योग्य जमीन तैयार की गई। सिंचाई के नए साधन बनाए गए, कुएं खोदे गए, तालाब बनवाए गए, नहरें निकाली गईं। जो जनजातीय लोग थे उन्हें खेती के काम में लगाया गया। ब्राह्मणों और मंदिरों को जो जमीनें दान में दी जाती थीं, ब्रह्मदेव और देवदान, उससे भी खेती का विस्तार हुआ। मतलब इकोनॉमिक बेस को मजबूत करने पर पूरा फोकस था। बिल्कुल, एग्रीकल्चर इकोनॉमी का बेस था। इसके अलावा व्यापार और सेना की आवाजाही को आसान बनाने के लिए शाही सड़कों का एक अच्छा नेटवर्क बनाया गया था। और व्यापार भी खूब फला फूला। बड़े बड़े ट्रेड गिल्ड्स थे, मतलब व्यापारियों के संघ। ये इतने शक्तिशाली थे कि इनका व्यापार जावा और सुमात्रा जैसे दूर दराज के द्वीपों तक होता था।
इसमें नेवी का बड़ा रोल था। सिंचाई का आपने जिक्र किया, क्या इस पर खास ध्यान था? हाँ, बहुत। कावेरी और दूसरी नदियों के पानी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया। कई बड़े बड़े तालाब बनवाए गए जिन्हें एरी कहते थे। वाटर मैनेजमेंट पे काफी ध्यान था। और टैक्स सिस्टम कैसा था? सरकार की आमदनी कहाँ से होती थी? सबसे बड़ा सोर्स तो भू राजस्व ही था, लैंड रेवेन्यू। और ये ऐसे अंदाजे से नहीं लिया जाता था। सरकार का हिस्सा तय करने के लिए बाकायदा पूरी जमीन का डिटेल्ड सर्वे करवाया जाता था। ओह, लैंड सर्वे उस जमाने में? जी, ये दिखाता है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कितना सिस्टमैटिक था। भू राजस्व के अलावा व्यापार पे चुंगी लगती थी, अलग अलग व्यवसायों पर टैक्स लगता था, और हाँ, पड़ोसी इलाकों से जो लूटपाट होती थी वो भी आय का एक स्रोत था। इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होता था? सेना पर, प्रशासन पर, और हाँ, बड़े बड़े मंदिर और स्मारक बनवाने में भी इस पैसे का इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो ये था ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। अब आते हैं उस सबसे खास चीज पर, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर गवर्नेंस एट द विलेज लेवल? हाँ, ये चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इस पर खास जोर दें। और इसकी जानकारी हमें मुख्य रूप से मिलती है शिलालेखों से, खासकर उत्तर मेरूर शिलालेख से। उत्तर मेरूर शिलालेख? जी, ये व्यवस्था राष्ट्रकूट काल की व्यवस्था पर ही आधारित थी, लेकिन चोलों ने इसे और विकसित किया। क्या था इस व्यवस्था में? गांव में मुख्य रूप से 2 तरह की सभाएं होती थीं। एक थी उर। उर? हाँ, उर। ये गांव की आम सभा थी जिसमें गांव के सभी टैक्स देने वाले लोग शामिल होते थे। ठीक है, आम सभा। और दूसरी? दूसरी थी सभा या महासभा। सभा या महासभा? ये ज्यादा महत्वपूर्ण थी और हमें इसके बारे में जानकारी भी ज्यादा मिलती है। ये उन गांवों में होती थी जो ब्राह्मणों को दान में दिए गए थे। ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव, इन्हें क्या कहते थे? इन्हें अग्रहारा कहा जाता था। ये गांव अक्सर लगान मुक्त होते थे, मतलब इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। इन अग्रहार गांव के जो वयस्क पुरुष सदस्य होते थे, उनकी सभा को ही सभा या महासभा कहते थे। अच्छा, तो महासभा सिर्फ ब्राह्मण गांव में होती थी? हाँ, शिलालेखों से जो जानकारी मिलती है वो मुख्यतः इन्हीं महासभाओं के बारे में है। इन महासभाओं का कामकाज बहुत व्यवस्थित तरीके से होता था। ये अपना काम समितियों, कमेटीज के माध्यम से करती थीं। समितियां? कैसी समितियां? कई तरह की समितियां होती थीं जो गांव के अलग अलग काम देखती थीं, जैसे भू राजस्व का आकलन करना और उसे इकट्ठा करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, न्याय करना, तालाबों का प्रबंधन करना जिसे एरी वरियम कहते थे, बगीचों की देखभाल करना, थोट्टा वरियम वगैरह वगैरह। मतलब हर काम के लिए अलग समिति। और इन समितियों के सदस्य कैसे चुने जाते थे? क्या राजा नियुक्त करता था? नहीं, यही तो खास बात है। सदस्य चुने जाते थे, चुनाव होता था। चुनाव? उस जमाने में कैसे? इसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित थीं। सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना, उसके पास अपनी संपत्ति, घर और जमीन होना जरूरी था, उसकी एक निश्चित आयु होनी चाहिए थी और उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए था। ठीक है, योग्यताएं थीं, पर चुनाव का तरीका क्या था? वोटिंग होती थी? तरीका बड़ा दिलचस्प था। जो योग्य लोग होते थे उनके नाम ताड़ के पत्तों पर लिखकर एक बर्तन में डाल दिए जाते थे। फिर किसी छोटे बच्चे से एक एक करके पर्ची निकालने को कहा जाता था। जिसका नाम निकलता था वो सदस्य चुन लिया जाता था। इस प्रणाली को कुडवोलाई सिस्टम कहा जाता है। कुडवोलाई प्रणाली मतलब एक तरह की लॉटरी? हाँ, कह सकते हैं। या फिर कभी कभी रोटेशन से भी सदस्य चुने जाते थे। सदस्यों का कार्यकाल आमतौर पर 3 साल का होता था। और ये समितियां कितनी पावरफुल थीं? ये काफी शक्तिशाली थीं अपने दायरे में। ये नई जमीनें बांट सकती थीं, गांव की जमीन पर मालिकाना हक रखती थीं, गांव के लिए कर्ज ले सकती थीं और गांव के स्तर पर टैक्स भी लगा सकती थीं। मतलब गांव के मामलों में इन्हें काफी स्वायत्ता हासिल थी। ये तो वाकई एक बहुत अच्छी और विकसित प्रणाली लगती है। क्या ये सिर्फ अग्रहार गांव में थी या बाकी गांव में भी कुछ ऐसा था? महासभा का विस्तृत विवरण तो अग्रहार गांवों से ही मिलता है, लेकिन माना जाता है कि कुछ हद तक ऐसी ही व्यवस्था उर वली यानी आम गांवों में भी काम करती होगी। शायद उतने व्यवस्थित रूप में न सही। लेकिन क्या ये व्यवस्था हमेशा इतनी ही मजबूत रही? नहीं, बाद के समय में जैसे जैसे सामंतवाद का प्रभाव बढ़ा, मतलब स्थानीय सरदार और सामंत ज्यादा ताकतवर होने लगे, तो इन ग्राम सभाओं की स्वायत्तता कुछ कम जरूर हुई। केंद्रीय नियंत्रण भी शायद बड़ा होगा, लेकिन फिर भी चोल काल की यह स्थानीय स्वशासन प्रणाली भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। निश्चित रूप से। प्रशासन के बाद अब बात करते हैं चोल काल के सांस्कृतिक जीवन की। जाहिर है इतना बड़ा और समृद्ध साम्राज्य था, तो कला, साहित्य, धर्म, इन सब में भी काफी कुछ हुआ होगा। बिल्कुल।
सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये एक बहुत ही वाइब्रेंट पीरियड था। जैसे? एक तो भक्ति आंदोलन जो पहले शुरू हो चुका था वो इस काल में और विकसित हुआ और कह सकते हैं कि अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, खासकर शैव और वैष्णव भक्ति। और ये भक्ति आंदोलन मंदिरों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। मंदिर, हाँ, चोल मंदिर तो बहुत प्रसिद्ध हैं। जी, उससे पहले एक और बात, साम्राज्य इतना विशाल था, संसाधन इतने ज्यादा थे, तो शासकों ने भव्य राजधानियां बसाईं, जैसे तंजावुर, गंगईकोंडचोलुपुरम, कांची। इन शहरों में बड़े बड़े महल होते थे, सभागार होते थे, सुंदर बगीचे होते थे। क्या ये महल आज भी हैं? दुर्भाग्य से महल तो अब मौजूद नहीं है, समय के साथ नष्ट हो गए। लेकिन उस समय के साहित्य में इन भव्य महलों का, राजाओं, मंत्रियों और अमीर व्यापारियों के शानदार घरों का खूब वर्णन मिलता है। गंगईकोंडचोलुपुरम तो आज तंजावुर के पास एक छोटा सा गांव ही रह गया है। अब आते हैं मंदिरों पर। चोल वास्तुकला तो विश्व प्रसिद्ध है। हाँ, चोलों के समय में मंदिर वास्तुकला, खासकर द्रविड़ शैली, द्रविड़ा स्टाइल, अपने शिखर पर पहुंच गई। ये शैली मुख्य रूप से दक्षिण भारत तक ही सीमित रही। इस द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? देखिए, द्रविड़ मंदिर की सबसे खास पहचान है गर्भगृह के ऊपर बना हुआ बहुमंजिला विमाना। गर्भगृह वो सबसे अंदर का कमरा होता है जहां मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है। विमान मतलब वो ऊंचा टावर जैसा स्ट्रक्चर? जी हाँ, ये विमान 5 से 7 मंजिल तक ऊंचे हो सकते थे। गर्भगृह के ठीक सामने एक खम्भों वाला हॉल होता था जिसे मंडप कहते हैं। इसकी छत सपाट होती थी। मंडप का क्या उपयोग होता था? ये एक तरह का सभागार होता था। यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते थे, भजन कीर्तन होता था और देवदासियां, जो मंदिर को समर्पित महिलाएं होती थीं, नृत्य आदि प्रस्तुत करती थीं। ठीक है, गर्भगृह, विमान, मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक रास्ता होता था, प्रदक्षिणा पथ। और ये पूरी संरचना, मतलब गर्भगृह, विमान, मंडप, ये सब एक बड़े से आंगन के अंदर होती थी जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें होती थीं। अच्छा, एक पूरा कॉम्प्लेक्स होता था। जी, और इन दीवारों में बड़े बड़े ऊंचे और सजे हुए प्रवेश द्वार होते थे जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम, हाँ, ये तो दक्षिण भारत के मंदिरों की पहचान है। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि समय के साथ एक बदलाव आया। बाद के मंदिरों में विमान तो छोटे होते गए, लेकिन गोपुरम और ऊंचे और भव्य होते गए। और कभी-कभी मंदिर परिसर में एक की जगह 2 या 3 आंगन और उतने ही गोपुरम भी होने लगे। मतलब एंट्रेंस गेट ज्यादा इंप्रेसिव हो गए। हाँ, मंदिर एक तरह से एक छोटा शहर जैसा बन जाता था जिसमें पुजारी रहते थे, मंदिर के कर्मचारी रहते थे, उनके रहने के कमरे होते थे, भंडार घर होते थे। और आपने कहा कि मंदिर आर्थिक केंद्र भी थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मंदिरों को राजाओं, रानियों और अमीर व्यापारियों से राजस्व मुक्त भूमि अनुदान, टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स और भारी दान मिलता था। इससे मंदिर बहुत अमीर हो गए। तो इस पैसे का क्या करते थे वो सिर्फ पूजा पाठ में ही खर्च ही करते थे। मंदिर खुद व्यापार में उतर गए, लोगों को ब्याज पर पैसा उधार देने लगे और दूसरे व्यावसायिक कामों में भी हिस्सा लेने लगे। उन्होंने खेती को बढ़ावा देने, तालाब और कुएं खुदवाने, सिंचाई नहरें बनवाने में भी पैसा लगाया। मतलब मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं थे, बल्कि उस समय की इकोनॉमी और सोसाइटी के बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थे। ये तो मंदिर की एक बिल्कुल अलग तस्वीर है। क्या कुछ प्रमुख मंदिरों के उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर हम शुरुआती द्रविड़ शैली का उदाहरण देखें तो 8वीं शताब्दी का कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर है। लेकिन चोल काल का सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार उदाहरण है तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, जिसे राजराजा प्रथम ने बनवाया था। इसके महत्व को फिर से दोहराते हैं। बृहदीश्वर मंदिर, इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। एक और बात, चोल काल में मंदिरों में राजाओं और रानियों की मूर्तियां स्थापित करने की भी प्रथा शुरू हुई थी। अच्छा, भगवान के साथ राजा रानी की मूर्तियां? जी। एक और शानदार मंदिर है गंगईकोंडचोलपुरम का मंदिर, जिसे राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। हालांकि अब वो काफी हद तक खंडर हो चुका है, फिर भी उसकी भव्यता का अंदाजा लगता है। बाद के समय में भी पूरे दक्षिण भारत में कई मंदिर बने। क्या इन मंदिरों के निर्माण में लूट का पैसा भी लगता था? हाँ, ये भी एक पहलू है। कुछ मंदिरों के निर्माण या रखरखाव के लिए जो पैसा आता था, वो पड़ोसी राज्यों से युद्ध में लूटी गई संपत्ति से भी आता था। चोलों के बाद भी क्या ये शैली जारी रही? हाँ, चोलों के बाद कल्याणी के चालुक्यों और खासकर होयसलों के समय में भी मंदिर निर्माण खूब हुआ। धारवाड़ जिले में और होयसल राजधानी हलीबीड में कई शानदार मंदिर बने। इनमें सबसे प्रसिद्ध है होयसलेश्वर मंदिर। इस पर चालुक्य शैली का भी प्रभाव दिखता है।
इन मंदिरों में देवताओं की, यक्ष यक्षिणियों की, नर्तकियों की बहुत सुंदर और बारीक नक्काशी वाली मूर्तियां मिलती हैं। मूर्तिकला की बात आई है तो चोल काल की मूर्तिकला कैसी थी, खासकर वो नटराज की कांस्य प्रतिमाएं? मूर्तिकला का स्तर भी बहुत ऊंचा था। मंदिरों की दीवारों पर, पैनलों पर बहुत बारीक नक्काशी वाली आकृतियां मिलती हैं। इनमें उस समय के जीवन की झलक दिखती है। नृत्य, संगीत, युद्ध, प्रेम, सब कुछ। ये दिखाता है कि जीवन धर्म के साथ कितना घुला मिला था। मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि कल्चरल हब थे। कोई खास मूर्ति जो बहुत प्रसिद्ध हो? एक तो कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशालकाय प्रतिमा है। हालांकि वो जैन धर्म से संबंधित है, पर वो भी इसी दौर की मूर्तिकला का एक बेजोड़ नमूना है। लेकिन चोल काल की सबसे बड़ी देन है नटराज की मूर्तियां। नटराज यानी नृत्य करते हुए शिव? जी हाँ, शिव का तांडव नृत्य करते हुए रूप। इस विषय पर मूर्तियां पहले भी बनती थीं, लेकिन चोल काल में ये अपने शिखर पर पहुंच गया, खासकर कांसे में ढली हुई नटराज की प्रतिमाएं। इन्हें दुनिया भर में मास्टरपीस माना जाता है। आज भी भारत और विदेशों के बड़े बड़े म्यूजियम्स में आपको चोलकाली नटराज की प्रतिमाएं मिल जाएंगी। इसकी प्रतिष्ठित स्थिति पर जोर दें, ये भारतीय कला की एक पहचान बन गई हैं। वाकई वो प्रतिमाएं अद्भुत होती हैं। अब आते हैं साहित्य पर। क्या इस दौर में साहित्य का भी विकास हुआ? क्या स्थानीय भाषाओं को भी बढ़ावा मिला? हाँ, ये चोलकाल की एक और उल्लेखनीय विशेषता है। शासकों ने कला के साथ साथ साहित्य को भी खूब संरक्षण दिया। संस्कृत को तो उच्च संस्कृति की भाषा माना ही जाता था। राजा, विद्वान, दरबारी कवि संस्कृत का प्रयोग करते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि स्थानीय भाषाओं में, रीजनल लैंग्वेजेस में, साहित्य का जबरदस्त विकास हुआ। कौन कौन सी भाषाएं? मुख्य रूप से तमिल, कन्नड़ और तेलुगु। पहले तमिल की बात करते हैं। तमिल साहित्य की तो एक लंबी परंपरा रही है। 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच ही नयनार, जो शिव भक्त थे, और आलवार, जो विष्णु भक्त थे, इन भक्ति संतों ने तमिल में ढेरों भजन और कविताएं रची थीं, जो बहुत लोकप्रिय हुईं। हाँ, भक्ति आंदोलन का तमिल साहित्य पर गहरा असर था। बिल्कुल। फिर 12वीं शताब्दी की शुरुआत में शैव संतों की इन रचनाओं को 11 खंडों में इकट्ठा किया गया, जिसे तिरुमुराई कहते हैं। इसे बहुत पवित्र माना जाता है, यहां तक कि 5वां वेद भी कहा जाता है। तिरुमुराई? जी, 5वां वेद? जी। लेकिन तमिल साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है कंबन का युग, जो शायद 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या 12वीं शताब्दी की शुरुआत में थे। कंबन, इन्होंने क्या लिखा? कंबन ने लिखी कंबन रामायण। ये तमिल साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति, एक मास्टरपीस मानी जाती है। कहा जाता है कि कंबन चोल दरबार में रहते थे। उन्होंने वाल्मीकि रामायण को आधार बनाया, लेकिन उसे तमिल परिवेश और संवेदनाओं के साथ बहुत खूबसूरती से ढाला। इसी तरह रामायण और महाभारत से विषय लेकर तमिल में और भी रचनाएं हुईं, जिससे ये महाकाव्य आम लोगों के और करीब आए। तो तमिल साहित्य का खूब विकास हुआ। जी। कन्नड़ के बारे में क्या कहेंगे? कन्नड़ साहित्य तमिल जितना पुराना तो नहीं है, लेकिन इसी दौर में कन्नड़ एक महत्वपूर्ण साहित्यिक भाषा के रूप में उभरी। राष्ट्रकूटों, फिर कल्याणी के चालुक्यों और होयसलों ने कन्नड़ और तेलुगु दोनों को ही संरक्षण दिया। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष का नाम आता है कन्नड़ साहित्य के संदर्भ में। हाँ, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष खुद एक विद्वान थे और उन्होंने काव्य शास्त्र पर कन्नड़ में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था। जैन विद्वानों का भी कन्नड़ साहित्य के विकास में बड़ा योगदान रहा। और कन्नड़ के 3 रत्न, उनका जिक्र भी आता है। जी हाँ, कन्नड़ कविता के 3 रत्न या त्रिरत्न माने जाते हैं, पंपा, पोन्ना और रन्ना। ये नाम याद रखें, पंपा, पोन्ना, रन्ना। ये तीनों ही जैन धर्म के प्रभाव में फले फूले और इन्होंने भी रामायण और महाभारत के विषयों पर कन्नड़ में काव्य रचनाएं की। तो कन्नड़ में भी महाकाव्यों पर आधारित रचनाएं हुईं। अब तेलुगु की बात करते हैं। तेलुगु साहित्य का विकास भी इसी दौर में गति पकड़ रहा था। एक विद्वान थे नन्नया, जो चालुक्य यानी वेंगी के दरबार में रहते थे। उन्होंने महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखना शुरू किया। मतलब पूरा नहीं कर पाए? हाँ, वो इसे पूरा नहीं कर पाए थे। इसे बाद में 13वीं शताब्दी में तिक्कन्ना नाम के कवि ने पूरा किया। याद रखें, नन्नया ने शुरू किया, तिक्कन्ना ने पूरा किया। और जैसे तमिल रामायण एक क्लासिक है, वैसे ही तेलुगु महाभारत भी तेलुगु साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति मानी जाती है और इसने बाद के कई लेखकों को प्रेरित किया। क्या सिर्फ संस्कृत ग्रंथों या महाकाव्यों पर ही आधारित रचनाएं होती थी या कुछ मौलिक लोक विषयों पर भी लिखा जाता था? नहीं, ऐसी रचनाएं भी मिलती हैं जो संस्कृत से नहीं ली गई थी। इन्हें देसी कहा जाता था। ये लोकप्रिय भावनाओं, लोक कथाओं, स्थानीय वीरों की कहानियों पर आधारित होती थी। तो साहित्य में दोनों धाराएं चल रही थी, एक क्लासिकल संस्कृत आधारित और दूसरी देसी यानी लोक आधारित।
तो कुल मिलाकर ये पूरा दौर मतलब 8वीं से 12वीं शताब्दी तक का समय दक्षिण भारत के लिए कैसा रहा, अगर हमें इसे संक्षेप में समझना हो? देखिए, ये पीरियड कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण था। ये क्षेत्रीय राज्यों के विकास का काल था। मतलब बड़ी बड़ी सल्तनतों तो नहीं, लेकिन मजबूत रीजनल किंगडम्स बने जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों को एकीकृत किया। और सांस्कृतिक रूप से? सांस्कृतिक रूप से ये अभूतपूर्व विकास का काल था। मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला, साहित्य, संगीत, नृत्य, हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की गईं। भक्ति आंदोलन ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। और अर्थव्यवस्था? अर्थव्यवस्था का आधार कृषि थी और इस दौर में कृषि का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। सिंचाई तकनीकों का विकास हुआ। साथ ही व्यापार और वाणिज्य, खासकर समुद्री व्यापार, चोलों के समय में बहुत बढ़ा। इससे व्यापारियों और कारीगरों का महत्व और उनकी ताकत बढ़ी। शहरों का विकास हुआ। तो एक तरह से ये दक्षिण भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम काल कह सकते हैं। हाँ, कई मायनों में इसे दक्षिण भारत का क्लासिकल या स्वर्ण युग कहा जा सकता है। राजनीतिक स्थिरता, बीच बीच के युद्धों के बावजूद आर्थिक समृद्धि और शानदार सांस्कृतिक उपलब्धियां इस दौर की पहचान हैं। चलिए, अब इस पूरी लंबी और गहरी चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं, जो की टेकअवेज है, उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि श्रोताओं के मन में ये बातें अच्छी तरह बैठ जाएं। जी बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो पहला पॉइंट, चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ और इसके संस्थापक थे विजयालय, जिन्होंने 850 ईस्वी में तंजावुर पर कब्जा किया। दूसरा, चोलों का स्वर्ण युग राजराजा प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम का काल था, लगभग 985 से 1044 ईस्वी। इस दौरान जबरदस्त सैन्य विजय हासिल की गई। श्रीलंका, मालदीव, गंगा घाटी तक अभियान और यहां तक कि दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय साम्राज्य पर नौसैनिक हमला। तीसरा, इसी स्वर्ण युग में भव्य निर्माण कार्य हुए, जिनमें सबसे प्रमुख है तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर 1010 ईस्वी और राजेंद्र प्रथम द्वारा बसाई गई नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम। चौथा पॉइंट, चोलों की नौसेना उस समय की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक थी। उसने बंगाल की खाड़ी पर प्रभुत्व कायम किया, जिसे चोल झील तक कहा गया, और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार को नियंत्रित किया। पांचवा, चोल प्रशासन केंद्रीकृत राजतंत्र पर आधारित था, जिसमें एक मजबूत सेना और नौसेना थी। भू राजस्व के लिए व्यवस्थित भूमि सर्वेक्षण होता था। और सबसे महत्वपूर्ण छठा पॉइंट, प्रशासन की सबसे अनूठी और महत्वपूर्ण विशेषता थी स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। गांव में उर और सभा महासभा जैसी सभाएं होती थीं। महासभा अपना काम समितियों के माध्यम से करती थी, जिनके सदस्य चुनाव, संभवतः कुडुवोलाई प्रणाली या रोटेशन से चुने जाते थे। इसे फिर से जोर दें, स्थानीय स्वशासन, महासभा, समितियां, कुडुवोलाई। सातवां पॉइंट, संस्कृति के बारे में। सांस्कृतिक जीवन बहुत समृद्ध था। द्रविड़ मंदिर वास्तुकला अपने शिखर पर पहुंची। खासियतें: विमान, मंडप, गोपुरम। मूर्तिकला में खासकर नटराज की कांस्य प्रतिमाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। भक्ति आंदोलन का भी खूब विकास हुआ। और आखिरी आठवां पॉइंट, साहित्य। साहित्य में संस्कृत के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं तमिल, कम्मन रामायण, कन्नड़, त्रिरत्न, पंपा, पोन्ना, रन्ना और तेलुगु नन्नैया तिक्कन्ना का महाभारत का अभूतपूर्व विकास हुआ। बहुत खूब। ये सारे पॉइंट्स यूपीएससी के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। आज की इस गहरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जी पूछिए। व्यवस्था थी जिसमें चुनाव की बात है, समितियों द्वारा काम करने की बात है। आज के हमारे पंचायती राज सिस्टम के लिए ये कितनी प्रासंगिक है? क्या हम उससे कुछ सीख सकते हैं? और दूसरा, उनकी जो नौसैनिक शक्ति थी और व्यापार पर इतना जोर था, क्या उससे आज का भारत अपनी मैरिटाइम पॉलिसी या ट्रेड पॉलिसी के लिए कोई सबक ले सकता है? ये बहुत ही वैलिड और महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, इतिहास सिर्फ अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा नहीं होता। वो हमें वर्तमान को समझने और भविष्य को संवारने की दृष्टि भी देता है। चोलों का स्थानीय स्वशासन मॉडल बेशक वो आज से 1000 साल पहले का था, लेकिन उसमें ग्रासरूट डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी के जो तत्व थे वो आज भी प्रासंगिक हैं। हमें स्टडी करना चाहिए कि वो सिस्टम कैसे काम करता था, उसकी क्या ताकतें थी, क्या कमजोरियां थीं। और नेवल पावर और ट्रेड अवसरों के तौर पर देखा। आज जब भारत इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी भूमिका देख रहा है, ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहा है, तो चोलों का इतिहास हमें जरूर प्रेरणा दे सकता है कि कैसे एक मजबूत नौसेना और एक प्रोएक्टिव ट्रेड पॉलिसी देश को आगे ले जा सकती है। तो हाँ, सोचने के लिए बहुत कुछ है।
बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता भी इन सवालों पर ज़रूर सोचेंगे। यूपीएससी की तैयारी करने वालों को हम खास तौर पे प्रोत्साहित करेंगे कि इस पूरी चर्चा को अगर ज़रूरत लगे तो दोबारा सुने। चोल साम्राज्य यूपीएससी मेंस के लिहाज से, चाहे वो हिस्ट्री ऑप्शनल हो, जीएस पेपर 1 हो जिसमें आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ एंशिएंट मिडीवल का भी पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जी हाँ, और ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि अपने देश के गौरवशाली अतीत को, उसकी विविधता और उसकी उपलब्धियों को समझने के लिए भी आवश्यक है। तो श्रोता, उम्मीद है चोल साम्राज्य पर हुई ये विस्तृत बातचीत, ये गहरा विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। जरूर बताएं कि आपको ये चर्चा कैसी लगी और आप आगे किन टॉपिक्स पर ऐसी ही गहरी बातचीत सुनना चाहेंगे। हम जल्द ही एक और ज्ञानवर्धक, एक और दिलचस्प विषय के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।